एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां मनुष्य की दो प्रजातियां एक साथ रहती हों। एक तरफ है निएंडरथल, मजबूत, शक्तिशाली और ठंडे वातावरण के अनुकूल, जबकि दूसरी ओर होमो सेपियंस हैं, अधिक बुद्धिमान, अधिक नवीन और तेजी से दुनिया भर में फैल रहे हैं। होमो सेपियंस का सारे संसार में फैलना दोनों प्रजातियों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न करेगा। सोचकर देखिए क्या हुआ होगा जब ये दोनों प्रजातियां आपस में मिली होंगी। कैसी रही होगी इनकी पहली मुलाकात? क्या वे अपने अपने अस्तित्व के लिए आपस में लड़े होंगे, या फिर यह प्रकृति की लेखनी से लिखी गई कुछ और ही कहानी थी? आइए आज हम निएंडरथल और होमो सेपियंस के ऐतिहासिक संबंधों को जानने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं कि अस्तित्व के संघर्ष की इस कहानी में किसने बाजी मारी। सर्वप्रथम इन प्रतियोगी प्रजातियों से परिचय करते हैं। लगभग 4 लाख से 40,000 वर्ष पहले निएंडरथल्स या होमो निएंडरथलेंसिस, जो कि यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में रहते हैं, हट्टे-कट्टे, चौड़ी नाक, मोटी और गोल भ्रिकुटी, स्कल के आधार से आगे की ओर निकले चेहरे वाले। उनके मजबूत जबड़े और आगे के बड़े दांत सिद्ध करते हैं कि वे लोग मुंह का इस्तेमाल तीसरे हाथ या मांस की चीर फाड़ के लिए किया करते हैं। निएंडरथल मस्तिष्क का औसत आकार पुरुषों में 1640 सेंटीमीटर और महिलाओं में 1460 सेंटीमीटर देखा गया है, जो सभी ज्ञात मानव प्रजातियों के औसत मस्तिष्क से काफी बड़ा है। सबसे बड़ा निएंडरथल मस्तिष्क अमुद 1 का था, लगभग 1736 सेंटीमीटर, जो कि मनुष्यों में अब तक दर्ज सबसे बड़े मस्तिष्कों में से एक है। आधुनिक मानव के लंबे अंगों की तुलना में उनके फेफड़े अधिक क्षमतावान हैं और उनके मजबूत अंग तथा भारी भरकम शरीर हिमयुग की जलवायु को सहने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इनका जीवन यापन बड़े पैमाने पर शिकार और पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पादों पर निर्भर करता है। चूंकि ठंडे प्रदेशों के निवासियों की मांस पर निर्भरता अधिक है, इसलिए इन्होंने अपने आहार को अपने पर्यावरण के अनुसार ढाल लिया है। आगे बढ़ने से पहले इन प्रजातियों के नामकरण को समझते हैं। ऐसा पहला मान्यता प्राप्त जीवाश्म, जिसे निएंडरथल 1 या फेल्डहोफर 1 के नाम से जाना जाता है, अगस्त 1856 ईस्वी में जर्मनी की निएंडर घाटी में स्थित क्लेन फेल्डहोफर ग्रोटे गुफा में खोजा गया था। यह खोज चूना पत्थर खदान के कुछ श्रमिकों द्वारा की गई थी, जिन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार का विस्तार करते समय जीवाश्म हड्डियों को खोज निकाला था। प्रारंभ में इन हड्डियों को किसी गुफा भालू से संबंधित माना गया, लेकिन एक स्थानीय शिक्षक और जीवाश्म के संग्रहकर्ता जोहान कार्ल फुहररोट ने इसकी पुष्टि मानव अवशेषों के रूप में की, जो आधुनिक मनुष्यों से स्पष्ट रूप से भिन्न थे। फुहररोट द्वारा इन अवशेषों के महत्व को स्वीकार करने के बाद शरीर रचना शास्त्री हरमन शॉफहॉसन और ऑगस्ट फ्रांज जोसेफ कार्ल मेयर ने इसे आगे बढ़ाया। आखिरकार सन 1864 में होमो निएंडरथेलेंसिस प्रजाति का औपचारिक रूप से वर्गीकरण किया गया। चूंकि यह खोज निएंडर घाटी में हुई थी, इसलिए इसका नामकरण भी उसी घाटी के नाम पर किया गया, जबकि होमो सेपियंस लैटिन भाषा में बुद्धिमान मानव के लिए उपयोग में लिया जाने वाला शब्द है। जीवाश्म अवशेषों की प्रचुरता से समझा जा सकता है कि निएंडरथल असामान्य रूप से शायद अपने मृतकों को दफनाते थे, जैसा कि कुछ सभ्यताओं में हमें देखने को मिलता है। इसे मृत्यु के बाद जीवन की धार्मिक मान्यता का संकेत नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ मृतकों को सामान्य कब्रों और प्राकृतिक गड्ढों में दफनाया गया है। हालांकि बच्चों को दफनाने की प्रक्रिया विशेष रूप से भिन्न है, क्योंकि ऐसी कब्रों में विशेष प्रकार की कलाकृतियां पाई गई है। कई ऐसे स्थान जहां से अधिक संख्या में जीवाश्म हड्डियां प्राप्त हुई हैं,
निएंडरथल के सामूहिक कब्रिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के तौर पर इराक में शनिदार एक की गुफा में एक कब्र में कई तरह के फूलों के पराग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो निक्षेपण के समय खिले हुए रहे होंगे, जिनमें यारो, सेंटोरी, रैगवॉर्ट, ग्रेप हाइसिंथ, जॉइंट पाइन और हॉलीहॉक प्रमुख हैं। इन पौधों के औषधीय गुणों को देखते हुए अमेरिकी पुरातत्वविद राल्फ सोलेकी द्वारा दावा किया गया कि यहाँ दफनाया गया आदमी कोई नेता, वैद्य या जादूगर था। निएंडरथल के साथ फूलों का दफन होना इस बात का संकेत करता है कि उनमें भी मानवता या आत्मा परमात्मा जैसी मान्यताएं विद्यमान थी। हालांकि इस बात को नकारने के लिए दूसरे पक्ष की एक मानने योग्य थ्योरी है कि संभवतः यह फूल बाद में किसी छोटे चूहे, पर्शियन जड़ द्वारा जमा किए गए हो, जो अपने बिल में फूल जमा करने के लिए जाना जाता है। एक समय ऐसा माना जाता था कि निएंडरथल लोग गुफाओं में रहने वाले भालू या अन्य निएंडरथल को अनुष्ठान के तौर पर मारकर खा जाते थे, लेकिन यह एक सीमित सबूतों वाला अनुमान है। वहीं निएंडरथल्स की ईश्वर जैसी मान्यता के संबंध में फिनलेसन की राय है कि वे लोग गोल्डन ईगल को शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते थे। दूसरी ओर हैं होमो सेपियंस या आधुनिक मानव, जिनका उत्पत्ति स्थल अफ्रीका है, लगभग 3 लाख वर्ष पहले। उनके शरीर छोटे और हल्के तथा मस्तिष्क अधिक सक्रिय हैं, जिसके कारण उन्होंने उन्नत औजारों, जटिल सामाजिक संरचनाओं तथा भाषा और कला को विकसित कर लिया है। कालांतर में इन्हीं होमो सेपियंस से आज के इंसान का विकास हुआ। यद्यपि दोनों प्रजातियां कुशल शिकारी हैं, फिर भी होमो सेपियंस ने अधिक परिष्कृत उपकरणों और रणनीतियों के साथ निएंडरथल्स को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। जब होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर यूरोप में आते हैं, तो आखिरकार उनका सामना निएंडरथल से होता है। यह मुलाकात किस तरह की रही होगी? क्या यह एक हिंसक झड़प थी, या इससे भी अधिक कहानी में कुछ और भी पेचीदा था? निएंडरथल और होमो सेपियंस के प्रारंभिक चित्रण हमें हिंसक टकरावों का ही संकेत देते प्रतीत होते हैं, किंतु हाल के साक्ष्य देखकर लगता है कि अभी इसे बेहद सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। यह संभव है कि ये दोनों प्रजातियां हजारों वर्षों तक एक साथ रह रही होंगी और कभी कभार वे शांतिपूर्ण तरीके से परस्पर क्रिया भी करते होंगे। आनुवांशिक अध्ययनों से पता चलता है कि निएंडरथल और होमो सेपियंस केवल प्रतिस्पर्धा ही नहीं करते थे, बल्कि वे आपस में रिप्रोडक्शन भी करते थे। वास्तव में वर्तमान पीढ़ी के गैर अफ्रीकी मूल के अनेक लोगों में आज भी निएंडरथल डीएनए पाया जाता है। अपनी ताकत और अनुकूलन क्षमता के बावजूद निएंडरथल अंत में लगभग 40,000 साल पहले पृथ्वी पर से विलुप्त हो गए। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हुआ? क्या यह घटना किसी लंबे समय से चल रही प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र थी या अचानक ही घटित हो गई? इसके लिए कई तरह के सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ वैज्ञानिकों की मान्यता है कि जलवायु परिवर्तन ने इसमें अहम भूमिका निभाई होगी। चूंकि हिम युग समाप्त होने लगा था और ऐसे में निएंडरथल्स को, जो कि ठंडे मौसम के अनुकूल थे, पर्यावरण के लगातार गर्म होने के कारण अपना जीवन बनाए रखने के लिए बेहद संघर्ष करना पड़ रहा होगा। आधुनिक मनुष्यों की तरह निएंडरथल संभवतः एक बहुत ही छोटी आबादी से निकले थे, जिनकी प्रभावी आबादी या ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो बच्चे पैदा कर सकते हों लगभग 3,000 से 12,000 थी। निएंडरथल्स कम रिप्रोडक्शन दर, उच्च शिशु मृत्यु दर या दोनों के संयोजन के कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं कर सके। 206 निएंडरथल्स के नमूनों में से 20 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 80% व्यक्तियों की 40 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। यह उच्च मृत्यु दर संभवतः उनके बेहद तनाव वाले वातावरण के कारण थी। इस बीच होमो सेपियंस को बेहतर सामाजिक संरचनाओं, अधिक कुशल उपकरणों और बदलते वातावरण के साथ शीघ्रता से अनुकूलन करने की क्षमता का लाभ मिला।
इससे संभवतः संसाधनों के लिए जो निएंडरथल के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा चलती थी, उसमें उन्हें विजेता बना दिया। हालांकि यह सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं थी। होमो सेपियंस की सहयोग करने, नवाचार करने और नई तकनीक विकसित करने की क्षमता ने भी शायद उन्हें अस्तित्व बनाए रखने के इस खेल में एक अजेय बढ़त दिला दी। और जैसे जैसे दोनों प्रजातियों के बीच परस्पर क्रियाएं बढ़ने लगी, निएंडरथल प्रजाति की आबादी में गिरावट आनी शुरू हो गई। इस संबंध में अर्नेस्ट मेयर का एक कथन देखिए। जब सैपियंस ने विस्तार और प्रसार करना शुरू किया तो उन्होंने अन्य समकालीन जातियों निएंडरथल सहित को समाप्त कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे श्वेत व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों और उत्तरी अमेरिकी भारतीयों को बाहर निकाल दिया था। निएंडरथल्स आज पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं, लेकिन उनकी विरासत हमारे अंदर अब भी जीवित है। हाल के कई अध्ययनों से पता चलता है कि यूरोपीय और एशियाई मूल के लोगों के डीएनए का 1 से 2% हिस्सा निएंडरथल से आता है। इस आनुवंशिक योगदान ने होमो सेपियंस को कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद की होगी। निएंडरथल ने अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के कुछ गुण और यहाँ तक कि कुछ एक शारीरिक गुण भी अपने होमो सेपियंस वंशजों को दिए होंगे। एक तरह से कहा जाए तो वे हमारे भीतर ही जीवित हैं। इसलिए भले ही होमो सेपियंस द्वारा निएंडरथल को प्रतिस्पर्धा में परास्त कर दिया गया हो और इस पराजय को स्वीकार कर वे आखिरकार विलुप्त हो गए हों, लेकिन उनकी कहानी को भुलाया नहीं जा सकता। वे केवल एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी ही नहीं थे, अपितु वे मानव विकास की समृद्ध परंपरा का अटूट हिस्सा थे। होमो सेपियंस भले ही विजयी हुए हों, लेकिन हम कुछ हद तक उन लोगों के वंशज हैं जो इस पृथ्वी पर हमसे पहले अस्तित्व में आए थे। संसार के वे स्थान जहां निएंडरथल्स रहा करते थे। शनिदार और समकालीन संस्कृतियां लगभग 50,000 से 40,000 वर्ष पहले क्रोएशिया के क्रैपिना से प्राप्त सफेद पूंछ वाले ईगल के पंजे के आभूषण का काल्पनिक पुनर्निर्माण। पेच एक गुफा से प्राप्त निएंडरथल शिशु का स्कल, जिसके अधिकांश हिस्से खजाने की खोज करने वालों द्वारा क्षत-विक्षत कर दिए गए। ग्रोटे डी बर्निकेल फ्रांस में रिंग या वलय नुमा संरचना। कहना मुश्किल है कि यह निएंडरथल समाधि की याद में बनाई गई थी या प्राकृतिक संरचना। क्लेनफेल्डहोफर ग्रोटे गुफा का वह स्थान जहां निएंडरथल 1 की खोज की गई थी। अमुद 1 का कपाल, जिसके जबड़े की हड्डी नष्ट हो गई। निएंडरथल कंकाल का रेखाचित्र। आधुनिक मानव या होमो सेपियंस द्वारा निएंडरथल्स का विस्थापन। इराक म्यूजियम में रखा शनिदार 1 का स्कल और स्केल्टन 60,000 से 45,000 साल पुराना। विलियम के ग्रेगरी की कृति द फैमिली ट्री ऑफ मैन, अमेरिकी प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में प्रदर्शित 1924। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें नॉलेज फ्लेम्स को और हमारे सुदूर अतीत से संबंधित और अधिक रोचक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।